आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, खासकर उनके लिए जिनका साइंस बहुत ही कमज़ोर है, जो साइंस से डरते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बीपीएससी डबल एओ की तैयारी में चार चांद लग जाएगा दोस्तों। विज्ञान समझ में नहीं आता, कैसे आएगा 30 में 30 प्रश्न बीपीएससी में। ज़रूर देखें, समझना है और किस तरह के प्रश्न को हल किया जाए। ठीक है, अंतिम तैयारी जीत की होनी चाहिए दोस्तों। भरोसा रखिएगा तो जीत ज़रूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ जाए लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी बताए हुए प्रश्नों से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों, यही मेरा मेहनत का फल है। ठीक है, आइए देखें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी क्या हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आइए समझते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखें। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बहुत बार प्रश्न देखे होंगे किलोवाट घंटा, और ये अधिकतर बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि सबके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है और बिजली बिल हर महीने आता है। ठीक है, यहाँ तक तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हमको समझना है दाब की इकाई देखिए दे दिया है। ठीक है, उसको भी समझते हैं। दाब की इकाई क्या है? बहुत बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पास्कल, नाम तो सुने होंगे पास्कल, या बीपीएससी में तो खासकर दे देता है न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, बहुत बार ये 2-3 बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखते हैं ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा यानी कहीं कहीं विद्युत ऊर्जा भी लिखा होगा। ठीक है, इसको इकाई क्या है? इसकी इकाई सबको पता है, किलोवाट घंटा, यानी कि KWH भी लिखा रहता है। बहुत जगह देखे होंगे आप बिजली के बिल में भी। ठीक है, तो ये है ऊर्जा की इकाई। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति या विद्युत शक्ति की इकाई, इसका भी वाट होता है। ठीक है, वाट नहीं जानते हैं ज़रूर से नोट कीजिए, वाट या जूल प्रति सेकंड, या इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति को हर्ट्ज़ में मापते हैं, तो इसकी भी इकाई ऐसा ही मात्रक जो है हर्ट्ज़ है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही बार आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है आपको ये चारों का समझ में आ गया होगा और आप ज़रूर नोट किए होंगे। ठीक है, कम से कम लिखा समझ में नहीं आ रहा तो बोला हुआ समझ लीजिए, और यहाँ पर वैसे मैंने दे दिया है, जिनको समझ में नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए देखें, ये सवाल भी बहुत बार पूछा है। 64 और 65 के एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल पूछे थे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में किस तरह निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है। C/5 इक्वल F-32/9, ये लगा दीजिए सीधा। C का मान 50, तो 50 में 5 नीचे है, तो यानी कि 10 हो जाएगा। 10 और इधर से 9 जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। 90 मतलब F-32 इधर बच जाएगा, और ये माइनस में है 32, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 19 + 32 कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना ईजी से समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। C/5 बराबर F-32/9, ये जो है फार्मूला बहुत ही कारगर है, आप आराम से जो है निकाल सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है और सेंटीग्रेड में भी निकालना है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल 2 बार पूछा था 65, 4 और 5 में, इसलिए मैंने बता दिया इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत लोगों को पता ही नहीं है डबल एओ का एग्ज़ाम का तैयारी, बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा जाता है। बीपीएससी का ही है, डबल एओ कोई अलग से नहीं है, लेकिन 67 वाले को भी थोड़ा पता चलना चाहिए। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और ये आकृति का कारण होता है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है, बहुत बार बच्चे में पढ़े होंगे, तो इसको सब
इन सब तरह के सवालों को आप गलत नहीं कीजिएगा, उम्मीद है। आइए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी आ गया। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, प्रश्न को समझिएगा तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे दोस्तों। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और मेडुल्ला। याददाश्त और सीखने के लिए चोट लग जाता है या सोचना होता है तो हम कहाँ सर रख कर, हाथ रख कर सोचने लगते हैं? आगे, ठीक है ना। तो मस्तिष्क का आगे भाग को क्या कहते हैं? सेरेब्रम, ठीक है। ये अग्र भाग होता है मस्तिष्क का। सोचने लगते हैं तो ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि हमें चिंता होने लगती है या हमें कुछ हो जाता है या हमें गुस्सा आ जाता है तो हम बैठ कर सोचने लगते हैं तो हाथ कहाँ जाता है हमारा? आगे, ठीक है, आगे सर के। तो इससे समझ सकते हैं सेरेबेलम बहुत ही ईजी तरह से आप याद कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम या शरीर में भूख लग जाए, कुछ भी प्यास लग जाए तो कौन नियंत्रित करता है उसको? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस में आप अंतर याद कर सकते हैं और आसानी से आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी भी लाइक नहीं किए हैं, कर लीजिए। सब्सक्राइब तो खैर करना ही है दोस्तों। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है? जो जल तरंगे ऊंची होती है वो कैसे आती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? महासागर में ऊंची जल तरंगे जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ठीक है। चंद्रमा जो है सूर्य से बहुत ही पास है, इसलिए ये महासागर में ऊंची जल तरंगे आती है। किससे आती है जल तरंगे? चंद्रमा से। भूकंप बहुत लड़के मार देंगे लेकिन भूकंप मत मारिएगा, आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। मुझे उम्मीद है आज मैं समझा दूंगा तो उससे बार गलती नहीं होगा। किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक पूछे या सबसे कम पूछे तो आपको ध्यान रखना, सबसे अधिक जो है रेडियो तरंगे की होती है और सबसे कम पूछे तो गामा किरणें। अगर इस सवाल में पूछ देता सबसे कम किसकी है, ठीक है, तो आप क्या आंसर मारते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो गामा किरणें है नहीं, तो आप एक्स किरणें मार सकते थे, क्योंकि उसके पहले एक्स किरणें के बाद होती है गामा किरणें, सबसे लास्ट में, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप समझिएगा ज़रूर। तरंग लंबाई सबसे अधिक यानी कि तरंग दैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगे का, ठीक है। वैसे 7 तरह के तरंगे होती है, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त विवरण, दृश्य प्रकाश, ये पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। अब उम्मीद है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे अधिक में जब भी आए रेडियो तरंगे और सबसे कम में गामा किरणें। बाकी सातों का आप याद रखिएगा तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। सबसे जैसे मैंने लिख दिया सबसे ज़्यादा और सबसे कम का, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखिए, बहुत ही ये भी अच्छा सवाल है। बहुत बार ये सवाल जो है बार बार आते हैं एग्जाम में, वही कराया जा रहा है। आकाश के नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ ये है, ठीक है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। क्या है इंद्रधनुष के 7 रंगों के दिखने का कारण? सब लोग जानते होंगे, जो जानते हैं ज़रूर बताएं। ये सूर्य किरणें का विक्षेपण होता है, इसलिए ये जो है नहीं है, तो ये कट गया। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ, ये भी बिल्कुल सही हुआ, दिया हुआ, और बहुत बार एग्जाम में इस तरह से करके पूछता है, ठीक है। तो यानी कि 1 और 3 सही है। उपरोक्त कथनों में से केवल 1 सही है, 1 और 3 सही है। हाँ, 1 और 3 सही है, तो जो बी आंसर है आपका सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ज़रूर ले लीजिए। प्रकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं,
सूर्य किरणों का विक्षेपण होता है। ठीक है, शायद प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर जानते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का परिकिरण है, तो हाँ है। आइए देखें अगला सवाल। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है और बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई भी तो बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा, तो यानी कि क्या होता है, चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, बहुत इजी है लेकिन अच्छा सवाल है और कंफ्यूज करने वाला है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी मिश्र धातु है? इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दो को कम कर देता है या किसी को कम कर देता है। तो 4 तरह की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का होता है। लोका मैका, इसका ये शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक्स कह दीजिए अपना अपना लगाने का। लोका मैका, लो से लोहा, का से क्रोमियम, मै से मैग्नीज और का से कार्बन, यानी कि लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। बाकी सब में नहीं है, ये सब गलत हो गया। ठीक है, इसमें सी आंसर जो है सही होगा, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा और ज़रूर से ज़रूर इस तरह से पढ़ेंगे आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? बाहर खाना रखते हैं, ख़राब हो जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखते होंगे, सब लोग के घर में होगा भी। ठीक है, उसमें खाद्य पदार्थ ताज़ा रखते हैं तो तापमान कितना रखना चाहिए? तो ये रखना चाहिए 4 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री में जो है बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है बताइए? बहुत अच्छा सवाल है। रो बनता है दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना। दृष्टि पटल को रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चे बहुत जानते होंगे, सब लोगों को उम्मीद है, क्योंकि बच्चे में ही पढ़ाया जाता है। और कैसा बनता है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, किस तरह का बनता है प्रतिबिंब। तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी एक तरह सा, को ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए। छोटा बनेगा वास्तविक और उल्टा, छोटा वास्तविक और उल्टा, ये ज़रूर नोट कीजिए। दृष्टि पटल पे तो बनता है लेकिन कैसा बनता है प्रतिबिंब, बहुत बार सवाल आया होगा। तो छोटा, वास्तविक और उल्टा। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ठीक है, पेंसिल बच्चे में सब कोई लिखे होंगे तो सब लोग देखे होंगे पेंसिल किस तरह का होता है। और पेंसिल में जो अंदर होता है जिससे हम लोग लिखते हैं उसमें वो जो है ग्रेफाइट का होता है। तो ये भी बच्चे बहुत जानते होंगे। मैंने सवाल वही लिए हैं जो लगभग जानते हैं लेकिन गलती कर देते हैं जिसमें, और जो बार बार पूछे जाते हैं। आज पहला है, ऐसे तरह के वीडियो मैं बहुत बनाऊंगा, आप लोगों की इच्छा रहेगी तो। रक्तचाप पर कौन नियंत्रण करता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पर कौन नियंत्रण करता है? शरीर में बीपी, ब्लड प्रेशर मतलब बीपी को कौन चेक करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ऑब्लांगेटा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में बता ही दिया, सेरेबेलम के बारे में बता ही दिया प्रश्न में। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा है? बताइए। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक सब लोग जानते होंगे और बहुत बार पढ़े भी होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप ज़रूर बताइएगा आप कितना सही किए हैं इसमें, ताकि आपका जो है तैयारी में पता चले दोस्तों। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप नोट करते हुए चलिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा होता है? चांदी। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, चांदी, क्योंकि ये बहुत पहले ही पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े हैं तो वो ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि सवाल ये बार बार आपको दिखेगा। और न्यूनतम किसमें होता है ये भी ध्यान रखिए।
देखिए मैंने लिख दिया है, ऊष्मांक का न्यूनतम संचालक किस में होता है? सीसा में। ठीक है, उम्मीद है अच्छी लग रहा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, बताइए। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें सीसा, चांदी, स्वर्ण और एल्युमिनियम में से सबसे अधिक मात्रा में अगर तत्व होता, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा है सिलिका, पहला ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिका, सिलिकॉन या सिलिका, और तीसरा में है एल्युमिनियम। ठीक है, तो इन तीन का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाए, अगर मनुष्य भी लगा दे तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो भी आपका ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये ऑक्सीजन है, और ये सिलिका, और ये एल्युमिनियम। इन तीनों का नाम तो ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है, दो का तो है नहीं नाम। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम ही दिया हुआ है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तीनों का नाम जरूर नोट कीजिएगा। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक लचीली भी होती है और पीट कर बढ़ाए जाने वाले धातु, बहुत बच्चे कर देंगे, एल्युमिनियम मारेंगे कि एल्युमिनियम पतला हो जाता है, हल्का होता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। स्वर्ण जो है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु होती है। ठीक है, कांच को मारिएगा तो शीशा को तो किस्सा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? बहुत बार आपको बता दिया गया है और बहुत ही ईजी सवाल है, ये तो आपको गलत करना नहीं चाहिए। ठीक है, हेमेटाइट जो है लोहे का, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का है। बाकी सबके बारे में भी मैं बहुत बार इसमें बताया हूँ अपने वीडियो में, पुराने वीडियो में, और आगे बहुत तरह से आएंगे तो आपको चिंता करना नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में और भी इनके बारे में भी क्वेश्चन लाऊंगा, हेमेटाइट, लिग्नाटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में। ठीक है ना। आइए देखिए अगला सवाल। गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप होता है? तो ये जस्ते का होता है, ये भी सब जानते होंगे। ठीक है, आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 20 सवाल लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम आप पढ़े होंगे सेंटीग्रेड पर कितना होता है? तो 4 डिग्री। लेकिन अगर केल्विन पर पूछ दे, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। पानी का घनत्व अधिकतम केल्विन पर कितना होगा? यहाँ तो सेंटीग्रेड पे दिया है, अगर केल्विन पर पूछे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो, वरना अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं जो बार बार आपको दिखते हैं एग्ज़ामों में। अगर समझ आया कुछ 20 सवालों से, अगर कुछ आपको जानकारी मेरी बताई हुई अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।